जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीदन बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीका से कर रहे होंगे। देखो, आज हमारी दूसरी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता पर। इसी पहले हमने पहली क्लास में बात की जिसमें हमने बेसिक सिंधु घाटी सभ्यता को समझा कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता किसे माना जाता है, उस सभ्यता के बारे में साक्ष्य कैसे प्राप्त हुए और उस सभ्यता की खोज कब की गई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वो सभ्यता कितने दिशा में कहां तक विस्तारित थी। उत्तम उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तारित थी, दक्षिण में कहां तक थी, पूर्व में कहां तक थी, पश्चिम तक सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य कहां तक प्राप्त हुए। इसके बाद मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन था कार्यक्रम वो किस प्रकार का था। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगरों की संरचना थी वो आज आज के समय में आधुनिक रूप में थी। इसलिए नगर नियोजन की संरचना को देखने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता को एक आधुनिक सभ्यता कहा गया। जैसे आज के समय पर शहर से पानी को निकालने के लिए नालियों का उपयोग किया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता में भी उसी प्रकार से नगरों से पानी को निकालने के लिए नालियों का उपयोग किया जाता था। जैसे आज के समय पर नालियों को ढका जाता है, उस समय पर भी नालियां ढकी हुई होती थी। खुदाई के समय अगर किसी भी घर के कोई भी अवशेष प्राप्त हुए तो वहां पर शौचालय बना होता था, कुएं के साक्ष्य प्राप्त होते, घर 2 मंजिला बने होते थे और जितने भी मकान थे या सड़कें थी वो सब पक्की ईंटों से बनी होती थी और जितनी भी सड़कें थी वो समकोण स्थिति पर वो एक दूसरे से आपस में जुड़ती थी, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बीज गणित का भी एक अच्छा ज्ञान होने का साक्ष्य प्राप्त होता है कि वो लोग उस समय पर बीज गणित को अच्छी तरीका से जानते होंगे, इसलिए उन्होंने सड़कों को समकोण स्थिति पर बनाना शुरू किया था। सिंधु घाटी सभ्यता में जब कभी भी मकानों को बनाया जाता था तो मकानों के मुख्य द्वार कभी सड़क की तरफ नहीं होते थे, मुख्य द्वारों को सड़क के पीछे की तरफ बनाया जाता था और वो इसलिए इस पद्धति का उपयोग करते थे जिससे कि घरों के अंदर आने वाली गंध को रोका जा सके और घरों को स्वच्छ रखा जा सके। तो ये जो नगर संरचना थी सिंधु घाटी सभ्यता की संरचना को देखते हुए इस सभ्यता को एक और अन्य नाम से जाना गया, आधुनिक सभ्यता। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता रही। एक समय पर अंग्रेजों के द्वारा कहा गया कि भारत के बारे में लोगों को तब पता चला तब यूनानी आक्रांता सिकंदर भारत की सरजमी पर हमला करने आया, लेकिन जब इस सभ्यता के बारे में पता चला तो वो बात एकदम गलत सिद्ध हुई। सिंधु घाटी सभ्यता अलेक्जेंडर के आक्रमण से भी कई वर्ष पहले भारत में स्थापित हुई। इस सभ्यता की तिथि को लेकर थोड़ा विवादित है। अगर आप कुछ किताबों में देखेंगे तो 2400 से लेकर लगभग 1800 या 1700 लिखा होता है, तो इस बात पे कोई संदेह नहीं है। जो तारीख है कहीं पे 2350 से 1750 होती है, तो कभी भी इसकी तिथि से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। इसके बाद जो आज हमारा टॉपिक है वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थल। देखो, एग्जाम में सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थल से क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछेगा कि उसकी खोज किसके द्वारा की गई, वो जो शहर खोजा गया वो आज के समय पर किस राज्य में स्थित है, उसकी स्थिति कहां पर है, वहां से किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थल पर। तो पहला क्या है? हड़प्पा। मैंने बताया था कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई तो सर्वप्रथम खोजा गया शहर कौन सा था? हड़प्पा था, जो सर्वप्रथम खोजा गया शहर था। इसलिए सभ्यता को एक और अन्य नाम से जाना गया, हड़प्पा सभ्यता। इस शहर की खोज कब की गई? 1921 में। और खोज किसने की? दयाराम साहनी के द्वारा सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा शहर को खोजा गया। और ये जो शहर था किस नदी के समीपतम था? रावी नदी के समीपतम था। और प्राचीन समय में रावी नदी को परुष्णी के नाम से भी जाना जाता है। चलो, इसके बाद जो खोजा गया दूसरा शहर था वो क्या था? मोहनजोदड़ो। और इस शहर की खोज कब की गई? 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा इस शहर को खोजा गया। और इस शहर को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। कहते कि जब मोहनजोदड़ो शहर की खुदाई की गई तो खुदाई के दौरान कुछ इस प्रकार के साक्ष्य हुए जहां कंकालों को टांगा गया था, यानी कुछ जगह पर बहुत बड़ी तादाद में शरीरों के टंगे हुए कंकाल नजर आए। अब इस पे सब लोगों ने अपने अलग अलग विचार और मत दिए। कुछ लोगों के द्वारा कहा गया कि ऐसा हो सकता होगा कि इस शहर के अंदर जो भी कोई अपराध करता होगा तो उस अपराधी को सजा के रूप में किसी शहर के कोने पर गाड़ दिया जाता होगा, सजा के रूप में। कुछ लोग मानते हैं हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की ये मृत्यु हो जाने के बाद अंतिम संस्कार की कोई प्रक्रिया रही हो, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में शरीरों को जलाया भी जाता था और शरीरों को दफन करने की भी प्रथा थी। तो इसलिए लोग मानते हैं कि ऐसा होगा कि वहां पर मृत्यु हो जाने के बाद उनके शरीरों को शहर के एक बाहर गाड़ दिया गया हो। ठीक है, तो इस पे लोगों ने अपने अलग अलग मत दिए, एग्जैक्ट तो कोई विचार नहीं निकल कर आता। देखो, मोहनजोदड़ो एक चीज के लिए और ज्यादा विख्यात रहा और वो रहा वृहत स्नानागार के लिए। यहाँ पे एक स्नानागार कुंड पाया गया। जैसे आज के समय पर लोग अपने घरों के अंदर स्विमिंग पूल बनाते हैं, उसी प्रकार के स्नानागार का उपयोग कहाँ पे होता था? मोहनजोदड़ो के अंदर होता था। तो एक प्रसिद्ध स्थल रहा। अब पूछता है कि भाई सार्वजनिक स्थल वृहत स्नानागार किस शहर से खोजा गया? तो किससे खोजा गया?
मोहनजोदड़ो से वृहत स्नानागार को खोजा गया था। प्रतिमा यानी यहां से कांसे की एक नर्तकी की प्रतिमा पाई गई। जो प्रतिमा उस समय पर मोम को पिघलाकर उसमें किसी भी अवशेष को डालने के बाद उस प्रतिमा को बनाया जाता था। और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस शहर से खोजी गई, तो किससे खोजी गई थी? मोहनजोदड़ो से। इसके बाद किस शहर को खोजा गया? चन्हुदड़ो। और इसकी खोज कब हुई? 1935 में। और किनके द्वारा की गई? एन गोपाल मजुमदार के द्वारा चन्हुदड़ो शहर को 1935 में खोजा गया था। अब देखो यहां से खोज के समय क्या क्या मिले। मन के बनाने के कारखाने कहां से मिलते हैं? चन्हुदड़ो से प्राप्त होते हैं। भट्टी की खोज कहां से की गई? चन्हुदड़ो से की गई। लिपस्टिक ये कहां से मिलते हैं? चन्हुदड़ो से इसके साक्ष्य मिलते हैं। लिपस्टिक से इस बात का पता चलता है कि इस समय पर सभ्यता के अंदर महिलाओं के द्वारा श्रृंगार की प्रथा थी। यानी ऐसा नहीं कि आज के समय की महिलाओं के द्वारा ही श्रृंगार किया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर भी महिलाओं के द्वारा श्रृंगार किया जाता था। तो लिपस्टिक के साक्ष्य मिलने से यह बात साफ झलकती है कि इस समय की महिलाओं के द्वारा भी श्रृंगार किया जाता होगा, तभी लिपस्टिक यहां से साक्ष्य प्राप्त हुए। देखो यहाँ की जो ईंटें थी वो क्या थी? वर्गाकार थी। और वर्गाकार ईंट कहां से प्राप्त होती है? चन्हुदड़ो से प्राप्त होती है। आज के समय पर हम बात करें हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की, चन्हुदड़ो स्थल की, ये तीनों के तीनों नगर कहाँ हैं? पाकिस्तान में हैं। 1947 में विभाजन के बाद ये तीनों के तीनों क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। इसके बाद चौथा कौन सा शहर खोजा गया? लोथल। खोज कब की गई? 1955 में एम आर राव के द्वारा इस शहर को खोजा गया। लोथल किस चीज के लिए विख्यात रहा? लोथल रहा विख्यात किसके लिए? यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह था। इसलिए पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस शहर से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो कहां से हुए? लोथल से। और लोथल कहां पड़ता है? वर्तमान में अगर देखें तो गुजरात में। इसकी स्थिति कहां पर है? गुजरात। गुजरात। तो ध्यान रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा शहर था जहां से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो बंदरगाह के साक्ष्य कहां से मिले थे? लोथल से मिले थे। पूछे कि लोथल की स्थिति वर्तमान में किस राज्य में है? तो लोथल की वर्तमान में स्थिति किस राज्य में है? गुजरात में है। चलो अगले पॉइंट पे बात करते हैं। देखो राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहां है? हिसार। और हिसार किस शहर किस राज्य का शहर है? हरियाणा। और ये बहुत ज्यादा अभी सुर्खियों में है। सुर्खियों में होने का कारण क्या है राखी गढ़ी का? कि 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। विरासत स्थल सूची का मतलब है कि हाल ही में इसे एशिया में विश्व की प्राचीन 10 विलुप्त होने वाली सूची में रखा गया है। ठीक है, हेरिटेज में रखा गया है कि जो विलुप्त होने की स्थिति पर है। किसको? राखी गढ़ी को। तो पूछेगा कि राखी गढ़ी जो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया शहर था वो किस राज्य में स्थित है वर्तमान में? तो वर्तमान में किस राज्य में इसकी स्थिति है? हरियाणा में इस शहर को खोजा गया था। इसके बाद कालीबंगा। कालीबंगा की स्थिति क्या है? राजस्थान। और राजस्थान में किस नदी के पास में इस शहर को खोजा गया था? घग्गर नदी के तट के पास में यह शहर बसा हुआ था। अब यहां से खोज के दौरान क्या मिले? पूछता है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां मिलता है? यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। और इससे साफ झलकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा कृषि की जाती थी। उन्हें कृषि का अच्छा ज्ञान था और उनके मुख्य व्यवसाय में भी कृषि जुड़ी हुई थी। तो अगर पूछे कि कृषि के साक्ष्य या जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? कालीबंगा। और कालीबंगा किस राज्य में? वर्तमान में राजस्थान में है। यहाँ के भवनों का जो निर्माण था कच्ची ईंटों से किया जाता था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है क्योंकि इस सभ्यता में अधिकांशकर जितने भी शहर थे, जितने भी नगर थे, उनका जो निर्माण किया गया था वो पक्की ईंटों से किया जाता था। लेकिन एकमात्र ऐसा शहर था कालीबंगा जहां के निर्माण में किस प्रकार की ईंटों का उपयोग किया गया था? तो कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया था। तो कच्ची ईंटों से यहाँ पे जो मकान बनाए जाते थे। इसके बाद अगर किसी और भी नगर की खोज की गई, वहां जो भी नगर थे वो किन से बने हुए थे? पक्की ईंटों से बने हुए थे। इसे आधुनिक सभ्यता कहते थे। लेकिन यहाँ पे जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए नगरों के वो किससे थे? कच्ची ईंटों से बने हुए थे। तो बात विशेषकर ध्यान रखना कि किस शहर में जो भवनों को बनाया जाता था, घरों को बनाया जाता था कच्ची ईंट से, वो कहां पे बनाया जाता था? कालीबंगा। और कालीबंगा की स्थिति कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। देखो अब बात करते हैं बनावली। बनावली किस राज्य में है? हरियाणा में है। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा शहर था, ऐसा कौन सा नगर था कि जहां पर जल निकास प्रणाली का अभाव था? अभाव का मतलब है, मैंने अभी आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो नगर नियोजन थी, नगर नियोजन में पानी को निकालने के लिए नालियों का उपयोग किया जाता था। लेकिन बनावली में पानी को निकालने के लिए नाली की कोई भी पद्धति नजर नहीं आई, इसलिए जल निकास का यहाँ पे अभाव था। जो पद्धति अन्य नगरों में नजर आई पानी को निकालने के लिए नाली की, वो पद्धति यहाँ पे नजर नहीं आई। इसलिए पूछ लेगा कि जल निकास प्रणाली का अभाव
किस शहर में था, किस में था, किस नगर में था? बनावली, जो कहाँ पे, हरियाणा में है। यहाँ से मिट्टी का बना हुआ हल मिला है। तो मिट्टी का बना हुआ हल किस शहर से प्राप्त हुआ, किस नगर से प्राप्त हुआ? बनावली से। और बनावली की वर्तमान स्थिति कहाँ पर है? हरियाणा। इसके बाद धोलावीरा। अब धोलावीरा की स्थिति बात करें तो कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात के किसके समीपतम है? कच्छ के जिले के समीपतम है धोलावीरा। और प्रसिद्ध किस चीज के लिए है? देखो, यहां से एकमात्र स्टेडियम मिला है, यानी खेल का मैदान, कि भाई एकमात्र खेल का मैदान किस जगह से प्राप्त हुआ है? तो एकमात्र खेल का मैदान कहां से मिला है? धोलावीरा से। अन्य किसी भी नगर में खेल के किसी भी प्रकार के मैदान के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। तो पूछेगा कि स्टेडियम सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में खोजा गया, या स्टेडियम के साक्ष्य किस नगर में पाए गए? तो किस नगर में पाए गए? धोलावीरा। धोलावीरा के सिवा किसी और नगर में स्टेडियम के कोई साक्ष्य नहीं मिले, ना ही खेल के मैदान के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये बात ध्यान रखना है कि धोलावीरा जहां से स्टेडियम मिला है उसकी वर्तमान स्थिति किस राज्य में है? गुजरात में है। और दक्षिण में मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक फैली हुई थी? दैमाबाद महाराष्ट्र तक दक्षिण में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी, और गुजरात महाराष्ट्र राज्य का ही भाग था। चलो, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो किस प्रकार की थी? तो अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की, तो उसे चित्रात्मक कहा जाता है। उस समय अगर किसी भी चीज को लिखा जाता था तो चित्रों को बनाकर लिखा जाता था। आज के समय पर किसी भाषा का उपयोग नहीं होता था। तो यहाँ पे जो लिपि थी वो क्या थी? चित्रात्मक थी। और इस लिपि को कैसे लिखा जाता था? जैसे आज के समय की लिपियां क्या हैं? बाएं से दाएं ओर की तरफ लिखी जाती हैं, लेकिन इस समय उल्टा होता था। यानी इस समय जो लिपियां होती थी वो कहाँ से, वो किससे? दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी उल्टा लिखा जाता था ऐसे। और आज के समय पर हम बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, और उस समय दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता था। तो यहाँ जितने भी चित्र मिले हैं, जो भी बने हुए हैं, वो सब किससे बने होते? दाएं से बाईं और उन चित्रों को बनाया जाता था। और यहाँ की जो लिपि थी वो क्या थी? चित्रात्मक थी। अब पूछता है कि सामाजिक स्थिति क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की? देखो, किसी भी सभ्यता को समझने में उसकी एक सामाजिक स्थिति होती है। जैसे सामाजिक स्थिति क्या थी, व्यावसायिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो सामाजिक स्थिति क्या थी? यानी अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के समाज की, तो समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज था। मात्र सत्तात्मक का मतलब है कि परिवार का जो मुखिया होता था वो मुख्य रूप में एक महिला को बनाया जाता था, पुरुष को नहीं। अगर परिवार का मुखिया महिला है और किसी समाज में महिला को प्राथमिकता दी जा रही है, तो इससे साफ झलकता है कि उस समय उस समाज के अंदर महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी रही होगी। अगर हम पूरे इतिहास को पढ़ें, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर 1947 तक के इतिहास में, तो सबसे अच्छी स्थिति यदि महिलाओं की कहीं पर रही है तो सिंधु घाटी सभ्यताओं में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति सबसे अच्छी थी। उसके बाद निरंतर हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति का स्तर गिरता हुआ चला गया। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के समाज को मात्र सत्तात्मक कहा जाता है, और घर का मुखिया एक माता होती थी, पिता नहीं। जैसे आज के समय का जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक है, यानी घर का जो मुखिया होगा वो पिता होगा। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर का मुखिया था वो कौन होती थी? माता होती थी। इसलिए मात्र सत्तात्मक समाज कहा जाता है। मनोरंजन के माध्यम क्या थे? कहते सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन में चौपड़ और पासा खेलना पसंद करते थे। शिकार करना भी इनका एक मुख्य मनोरंजन था। तो इनमें चौपड़ और पासा और शिकार करना भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का ही मनोरंजन का भाग था। समाज संरचना कैसी थी? यानी समाज में योद्धा वर्ग के भी लोग होते थे, व्यापारी भी थे, श्रमिक भी थे, किसान भी थे। ये सब क्या थे? समाज की संरचना थी। यानी काफी भिन्नात्मकता इस समाज के अंदर नजर आती है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी राजाशाही शासन का कोई उल्लेख नजर नहीं आता। किसी राजा के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं इस सभ्यता के अंदर। चलो आगे बात करते हैं। राजनीतिक स्थिति क्या थी? यानी जैसे आज के समय पर जो राजनीतिक स्थिति है वो क्या है? हम कहते हैं लोकतांत्रिक है। और इस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी वो क्या थी? जनतंत्रात्मक थी। यानी कोई भी बड़े निर्णय जनता के द्वारा ही लिए जाते थे। एक समय पर जनतंत्रात्मक के बाद राजतंत्रात्मक आया, राजतंत्रात्मक के बाद लोकतंत्रात्मक आया। जैसे आज के समय पर अधिकांश का देशों के अंदर लोकतंत्रात्मक शासन नीति है, जहां जनताओं ने अपने अधिकारों को किसी एक व्यक्ति को प्रदान कर दिया। राजतंत्रात्मक का मतलब है कि वंशानुसार एक ही कुल से राजा बनते रहेंगे, यानी राजा का बेटा ही राजा होगा। जनतंत्रात्मक का मतलब है कि वहां कोई राजा नहीं होता था। यदि समाज में कोई भी बड़ा निर्णय लिया जाता था तो सबकी सहमति से होता था। सब लोग वहां उपस्थित होते थे, सबकी समिति होती थी, सभा और समिति वहां पे होती थी, जहां सबके विचार प्रस्तुत होते थे और सबकी सहमति के बाद निर्णय लिया जाता था। तो ये ध्यान रखना, समाज क्या था? जनतंत्रात्मक समाज था सिंधु घाटी सभ्यता का। ना राजतंत्रात्मक था ना लोकतंत्रात्मक था। जनता के द्वारा ही वहां पे सब बड़े निर्णय लिए जाते थे। और यहाँ पे कोई भी राजा के शासन का कोई उल्लेख नजर नहीं आता है।
कहते कि उस समय जो भी सभा समिति होती थी तो सभा समितियों में पुरुषों के साथ महिलाओं को भी उपस्थित होने का अधिकार होता था, और किसी भी निर्णय में जितनी प्राथमिकता पुरुषों को दी जाती थी उतनी ही प्राथमिकता उस समय महिलाओं को भी दी जाती थी। जनतंत्रात्मक के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों को ही प्राथमिकता होगी, उनके निर्णय को ही सर्वोपरि निर्णय माना जाएगा, बिल्कुल नहीं। वहां पे अगर कोई भी निर्णय होता था तो उस निर्णय में महिलाओं की भी सहमति होती थी, उसके बाद वो निर्णय लिया जाता था। चलो, आर्थिक जीवन क्या था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने जीवन के लिए आर्थिक माध्यम किसका उपयोग करते थे। जैसे आज के समय पे आर्थिक जीवन क्या, व्यापार है, नौकरियां हैं। उस समय पे भी आर्थिक जीवन क्या था, तो उस समय का जो आर्थिक जीवन था वो क्या था, कृषि था। अधिकांश का सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे जुड़े हुए थे, कृषि से जुड़े हुए थे। उसके बाद उनका क्या था, व्यापार था। व्यापार के बाद वो बहुत बड़े स्तर पर क्या भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, यानी जानवरों को चराना, जानवरों को पालना, ये भी एक मुख्य आर्थिक होता था। अब पूछ लेता है कि भाई इनकी मुख्य फसलें क्या थी। कृषि के अंदर मुख्य फसलों के रूप में किसका उपयोग करते थे, तो मुख्य फसल के रूप में किसका उपयोग करते थे, गेहूं और जौ का उपयोग किया जाता था। और इस समय मिठास के लिए जो उपयोग की जाने वाली धातु थी, उपयोग की जाने वाली जो वस्तु थी वो क्या थी, शहद थी। ये शहद का उपयोग करते थे कोई भी मीठी चीज को बनाने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। चलो, अब देखो धार्मिक जीवन क्या था, यानी अगर सिंधु घाटी सभ्यता को देखा जाए तो वहां से किसी भी धर्म के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नास्तिक थे, वो ईश्वर को नहीं मानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईश्वर जो माना गया वो मानव के रूप में भी माना गया, वृक्ष के रूप में भी माना गया और पशुओं को भी माना गया। यानी यहां पर अगर हम देवता की बात करें तो पशुपति नाथ की मूर्ति मिलती है, पशुपति नाथ। यानी एक मूर्ति थी जिसमें जानवरों के चित्र बने हुए थे, जैसे गैंडे का चित्र था, भैंस का चित्र था, बकरी का चित्र था, बाघ का चित्र था। लेकिन उस समय पर यहाँ पे किसका चित्र अंकित नहीं था, घोड़े का। यानी जितनी भी यहाँ पे पशुपति नाथ की मूर्तियां मिली हैं उनमें घोड़े के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पशुपति नाथ की मूर्ति की पूजा करते थे, और पशुपति नाथ क्या था, पशुओं के चित्र से बनी हुई एक मूर्ति थी। और पशुपति नाथ से किस व्यक्ति को लिंक किया जाता है, भगवान शिव को, क्योंकि उन्हें पशुओं का देवता कहा जाता है। तो इसलिए मानते कि उस समय के लोग भगवान शिव की पूजा किया करते होंगे, इसलिए पशुपति नाथ की प्रतिमा की वो पूजा करते थे, वृक्षों की पूजा करते थे। और आज भी ये चीजें हमारे समाज के अंदर नजर आती हैं। कुछ ऐसी भी जातियां हैं भारत के अंदर जो आज भी वृक्षों की पूजा करती हैं। भारत में एक बिश्नोई समुदाय पाया जाता है जो राजस्थान के अंदर है, आज भी उनके द्वारा वृक्षों की ही पूजा की जाती है, जानवरों की पूजा की जाती है। आज भी वो वृक्ष और जानवरों को ही ईश्वर के रूप में मानते हैं। उस समुदाय के लोग स्वयं को मार सकते हैं, लेकिन अपने सामने किसी वृक्ष को काटते हुए नहीं देख सकते, किसी को काटने नहीं देते वो वृक्षों को, ना वो स्वयं काटते हैं, ना वृक्षों को कोई क्षति पहुंचाते हैं। वो कभी भी वृक्षों से टहनी तक नहीं तोड़ते हैं, और टूटी हुई टहनियों को उठा के लेके चले जाते हैं, लेकिन कभी भी वृक्ष से तोड़कर टहनियां नहीं लेके आएंगे बिश्नोई समुदाय के लोग। तो आज भी वो चीजें हमारे समाज में नजर आती हैं जो उस समय पर इस सभ्यता के अंदर नजर आती थी। मैंने बताया था कि इस समय पर पंच तत्वों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई। अग्नि को ईश्वर के रूप में मानते थे, जल को ईश्वर के रूप में मानते थे, भूमि को ईश्वर के रूप में पूजा जाता था, वायु को ईश्वर के रूप में वो पूजते थे, क्योंकि इन चीजों से उनका जीवन जुड़ा हुआ था, इन पंच तत्व से उनका जीवन जुड़ा हुआ होता था। तो इसलिए प्राकृतिक चीजों को उनके द्वारा ईश्वर के रूप में माना गया। देखो, इस सभ्यता से किसी भी ना तो देवी देवता के साक्ष्य प्राप्त हुए, ना किसी मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए। खुदाई के दौरान कहीं भी किसी भी मंदिर के कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुए सिंधु घाटी सभ्यता से। अब देखो, यहां से कुछ चीजें और भी आश्चर्यजनक हुई, जैसे कि आपसे पूछे कि इस सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो किस धातु का ज्ञान नहीं था, लोहे का। देखो, लोहे का ज्ञान नहीं था इस सभ्यता के लोगों को। अब ये कैसे पता चला, देखो कोई भी यहां से लोहे धातु से बने हुए कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुए, यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली, ऐसे धातु प्राप्त नहीं हुए खोज के दौरान में जो लोहे से बने हों। तो इसलिए बोलते हैं कि सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, यानी सभ्यता में बिल्कुल भी कोई भी हथियार नहीं मिला, जैसे तलवार, भाला, तीर, कमान जो समय पर होते थे, ऐसे कोई भी साक्ष्य इस सभ्यता से बिल्कुल प्राप्त नहीं हुए। इसलिए सभ्यता के अंदर युद्ध के बारे में कोई उल्लेखित नहीं हुआ, किसी युद्ध के बारे में कोई उल्लेख नजर नहीं आता। कहती सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एकदम शांति प्रिय लोग थे, और इस समाज के अंदर किसी भी युद्ध के बारे में कोई उल्लेख नजर नहीं आता। यानी उस समय जो समाज रहा होगा, बहुत शांत समाज रहा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। इसलिए कहते हैं कि उस समय एक नारा बहुत बड़े स्तर पर होता था, वसुधैव कुटुंबकम, जो आज भी हम बोलते हैं।
और वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है कि जियो और जीने दो। पृथ्वी पर अगर कोई भी मनुष्य है वो हमारे लिए ईश्वर के समान है। ठीक है, तो हम वो व्यक्ति नहीं थे किसी के साथ भेदभाव करने वाले या किसी से संपदा को छीनने वाले। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे, जियो और जीने दो। हम कभी किसी से कोई चीज नहीं छीनते थे, वो चीजें हमारी सभ्यताओं में भी नजर आती हैं। अब किस पशु का ज्ञान नहीं था, यानी जानवर, किस जानवर से वंचित थे? तो जानवर क्या था? घोड़ा। इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। और ये चीजें आप विशेष कर ध्यान रखना कि किस धातु के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञान नहीं था, किस जानवर के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं था। तो ना तो उन्हें लोहे धातु का ज्ञान था और ना ही उन्हें घोड़े का ज्ञान था। मतलब घोड़े जानवर के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। लेकिन एक जगह है सुतकोटदा, और सुतकोटदा कहां पे? पंजाब। और इस जगह से किसके अवशेष पाए गए हैं, किसके पंजर पाए गए हैं? तो घोड़ों के अस्थियों के पंजर पाए गए हैं सुतकोटदा जगह से। तो इसलिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर किस जगह से घोड़े के अस्थियों के पंजर पाए गए हैं, यानी उनके अस्थियों के अवशेष मिले हैं। तो कहां से मिले? सुतकोटदा जगह से मिले हैं। सुतकोटदा जगह कहां पड़ता है? प्रेजेंट में, वर्तमान में पंजाब में पड़ता है। और इस सभ्यता के लोगों को घोड़े नाम के जानवर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी और न ही लोहे की धातु के बारे में कोई जानकारी रखते थे। इन चीजों के बारे में जो पता चलता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो भारत में जन्मी सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, उसके उस सभ्यता में जाके इन चीजों के बारे में ज्ञान होता है। तो वहाँ की यानी वैदिक सभ्यता के लोग लोहे का भी ज्ञान रखते थे और उस वैदिक सभ्यता में घोड़े नाम के जानवर को बहुत ज्यादा लोकप्रियता भी मिली। उस समय काफी ज्यादा इस जानवर का उल्लेख है, मतलब काफी ज्यादा उपयोग किया जाने वाला जानवर था। अब यातायात में किस चीजों का उपयोग करते थे? अब घोड़े का इन्हें ज्ञान नहीं था, तो यातायात में किसका उपयोग करते थे? बैल का। तो यातायात में जो उपयोग किए जाने वाला जानवर था बैल था, और बैलगाड़ियां बनाकर ये रखते थे जिनसे यातायात में उनका इस्तेमाल किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा। अब मैंने आपको बताया कि सभ्यता कैसी? जनतंत्रात्मक थी। शासन पद्धति का कोई उल्लेख इस सभ्यता के अंदर नहीं था। अब इस सभ्यता के विनाश के ऊपर अलग अलग कारण हैं। विनाश के जो कारण बताते हैं लोग अलग अलग अपना मत रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आर्यों के द्वारा जब भारत पर हमला किया गया तो आर्यों के द्वारा इस सभ्यता को नष्ट कर दिया गया, और इस सभ्यता के नष्ट होने के बाद आर्यों ने एक नई सभ्यता भारत में स्थापित की, वैदिक सभ्यता। लेकिन आर्यों के द्वारा इस सभ्यता के लोगों पर हमला करना या इस सभ्यता को नष्ट करने के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। तो इस बात को ज्यादा लोगों ने महत्व नहीं दिया कि आर्यों के द्वारा इस सभ्यता को नष्ट किया गया होगा और उसके बाद वैदिक सभ्यता यहाँ पे स्थापित हुई होगी। कुछ लोग इस सभ्यता के विनाश का जो कारण मानते हैं वो प्राकृतिक घटनाओं को ही मानते हैं। और अगर कोई भी क्षेत्र अगर नष्ट होता है तो उसमें प्राकृतिक घटनाओं की एक बड़ी भूमिका होती है। और प्राकृतिक घटना यानी नदियों का सूख जाना, वर्षा का स्तर कम हो जाना, जो जमीन है उनका उर्वरता स्तर कम होते चले जाना, उपजाऊपन कम होना, जमीनों का बंजर हो जाना, इन कारण बस इस सभ्यता का नष्ट माना जाता है। तो ऐसा नहीं कि किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा हमले करने के बाद इस सभ्यता को नष्ट किया गया, लेकिन सबसे प्राचीन होने के बाद भी ये सभ्यता भारत की आधुनिक सभ्यता के रूप में जानी जाती है। तो जो पॉइंट हमने आपको बताए बेहद इंपॉर्टेंट है, विशेषकर ध्यान रखना। एग्जाम में अधिकांश यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में, और इससे अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो वैदिक सभ्यता पर बात करेंगे हम। तब तक ले जय हिंद।